गुड आफ्टरनून। चैप्टर चल रहा है हमारा डिमांड एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स कौन करता है? देखो, कल हमने इसमें सेक्शन 73(4) देख लिया था, तो उसमें और थोड़ी सी डिटेल में देखते हैं। बताना मुझे ये कौन है, हु इज ही? पहचानो पहचानो। नो नो, ही इज प्रॉपर ऑफिसर। कौन पहचानता है? चेक कर रहा हूँ मैं। ये कौन है बताओ? ही इज मिस्टर पप्पू। ठीक है, जो गुस्से में है वो प्रॉपर ऑफिसर है, जो मुस्कुरा रहा है वो मिस्टर पप्पू है। तो यहाँ पे होता क्या है, अब अच्छे से ध्यान रखना, इसको हम बोलते हैं एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स। क्या बोलते हैं? एडजुडिकेशन का मतलब, ये जो चैप्टर में हम प्रोसीडिंग्स पढ़ रहे हैं इनको बोलते हैं एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स। एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब होता है कि ऑफिसर आपकी टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन कर रहे हैं यहाँ पे, है ना? और वो आपकी टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन कर रहा है। अगर उसे पता लगता है कि आपने कोई टैक्स इवेजन किया है, भले ही इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, तो वो आप पे पेनल्टी लगाने का पावर रखता है। और पेनल्टी लगाई जाएगी, कितनी होगी वो डिपेंड करेगी आपने फ्रॉड किया है या नॉन फ्रॉड वाला केस। ठीक है, सिस्टम क्या था वापस से एक बार रिवाइज करा रहा हूँ शॉर्ट में। ऑफिसर जो होगा वो आपको क्या भेजेगा बोलो? ऑफिसर क्या भेजेगा आपको? क्या डायरेक्टली भेज देगा क्या? वो आपको नहीं, वो आपको शोकोज नोटिस भेजेगा। किसी को याद है? DRC01। ठीक है, चलो। शोकोज नोटिस आपके पास आएगा। मान लेता हूं शोकोज नोटिस में आपको टैक्स बोल रखा है 10 लाख का, पेनल्टी बोल रखी है 1 लाख की, और इंटरेस्ट बोल रखा है एज में बी। ठीक है, जो भी अप्लीकेबल होगा। ये आपके ऊपर टैक्स निकाला है उन्होंने। अब आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है या तो अगर आप इससे एग्री नहीं करते हो तो आप रिप्लाई कर दो, अगर आप इससे एग्री कर रहे हो तो आप पेमेंट कर दो। ठीक है, दोनों ही चीजें हो सकती है। चलो, अगर इस केस के बाद आपने अगर पेमेंट कर दिया तो पेमेंट का एक्नॉलेजमेंट भी मिल जाता है आपको। ठीक है, अगर आप पेमेंट करते हो तो ऑफिसर आपको पेमेंट का एक्नॉलेजमेंट दे देता है, और एक्नॉलेजमेंट देके वो प्रोसीडिंग्स को क्या कर देता है? कंक्लूड। ठीक है, DRC05 में कंक्लूड कर दिया जाता है। पेमेंट कौन से में होता है? DRC03 में। पेमेंट तो चालान से होता है, DRC3 में इंफॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्म कर दिया जाता है। DRC4 में क्या आ जाता है? एक्नोलेजमेंट। DRC6 में क्या हो जाता है? रिप्लाई। ये फॉर्म आपको याद नहीं करना है, बस इसको देखने से थोड़ा सा ऐसे सेटिस्फेक्शन आता है हमें। ठीक है, और अगर अल्टीमेटली पता लगता है कि ना तो आपने पेमेंट किया, ना आपके रिप्लाई में दम है, या ना आपने रिप्लाई किया है, ऐसे केस में आपके ऊपर क्या इशू कर दिया जाता है? दैट इज डिमांड ऑर्डर भी बोल सकते हैं इसको, एडजुडिकेशन ऑर्डर भी बोल सकते हैं इसको। और ये इसका आप फॉर्म याद कर लेना, DRC07। ठीक है, क्लियर है यहां तक? और आगे चलते हैं। मुझे बताओ, यहाँ पे शोकोज नोटिस जो इशू हुआ है वो कब तक इशू हो सकता है? कौन बताएगा? इस शोकोज नोटिस की टाइम लिमिट कौन बताएगा मुझे? 2 years 9 months पक्का? क्योंकि आपको पता लग रहा है यहाँ पेनल्टी 1 लाख लिखी है हमने, इसका मतलब ये सेक्शन 73 वाला केस है। तो यहाँ पे 2 years 9 months, कहां से 2 year 9 months? कहां से? एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट, ध्यान रखना। ठीक है, एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से 2 साल 9 महीने। चलो, अगर मान लो ये डिमांड ऑर्डर निकालना है, इसकी टाइम लिमिट कौन बताएगा? 3 years। 3 years कहां से? वही एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से। एक्चुअल रिटर्न की ड्यू डेट। एक्चुअल रिटर्न ड्यू डेट मतलब क्या होता है? गलती से टाइप हो गया शायद आपसे, एनुअल रिटर्न ही लिखना चाह रहे थे आप, है ना? ठीक है जी, ओके। यहां तक आ गई बात समझ में सबको?
अब इसमें आपको मैंने कुछ और बताया था, पेनल्टी वेव होने का सिस्टम क्या था। देखो, शोकोज नोटिस आने से पहले पेमेंट कर दोगे तो क्या क्या पेमेंट करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, शोकोज नोटिस आने के 30 डेज में पेमेंट कर देते हो तो भी टैक्स देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पर पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। तो दो केस है जहां पे आपकी पेनल्टी 100% माफ हो रही है। कब, सेक्शन 73 वाले केस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है जी। इसके बाद क्या इश्यू हो जाता है, डिमांड ऑर्डर। और डिमांड ऑर्डर इश्यू होने के बाद अगर पेमेंट करोगे तो टैक्स भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। बताओ, क्या पेनल्टी 100% देनी पड़ेगी या फिर कुछ इसमें वेव हो जाएगा। हाँ, ठीक है, मतलब पूरी पेनल्टी देनी पड़ेगी। और पूरी पेनल्टी कितनी है, हाइयर, किसका हाइयर, टैक्स का 10% और 10,000 विच एवर इज हाइयर। चलो जी, ये तो हो गई बात हमारी सेक्शन 73 की। 74 में क्या था, यही सारी सिचुएशन की बात कर रहा हूं मैं। पहले की बताओ, अगर शोकोज नोटिस से पहले पेमेंट कर देंगे तो टैक्स देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, पेनल्टी कितनी देनी पड़ेगी बताओ, केवल और केवल 15% ऑफ टैक्स। शोकोज नोटिस के 30 दिन में देंगे तो टैक्स पूरा, इंटरेस्ट पूरा, पेनल्टी केवल 25%। याद तो है मतलब आपको। और डिमांड ऑर्डर के 30 डेज में दे देंगे तो डिमांड ऑर्डर के 30 डेज में दे देंगे, टैक्स दे दो, इंटरेस्ट दे दो और पेनल्टी दे दो कितनी, 50%। और इसके बाद दे रहे हैं तो फिर कोई नहीं रोक सकता, टैक्स भी लगेगा, इंटरेस्ट भी लगेगी और पेनल्टी लगेगी 100% ऑफ टैक्स। चलो जी, यहां तक कहानी समझ में आ गई आपको। अब आगे आ जाओ आप। और ये कहानी जो पढ़ी है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। देखो, यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है, जब आप पढ़ो तो इस हेडिंग को पढ़ना और खुद आंसर सोचना, उसके बाद अंदर का पैराग्राफ पढ़ना। इतना बड़ा क्या लिख दिया आपने। सर, शोकोज नोटिस आता है इफ टैक्स नॉट पेड। एंड हमने पढ़ा कि सेल्फ असेसमेंट वाला टैक्स नॉट पेड या कलेक्टेड, नॉट पेड ड्यू टू डिले इन फाइलिंग रिटर्न। अगर इस डिले के टाइम में शोकोज नोटिस आ गया था, 73 लग जाएगा, वरना जनरल पेनल्टी वाला केस लगेगा। यही है सर्कुलर। सर्कुलर ये नहीं है, मैंने कल आपको बोला था ना, सर्कुलर बात कर रहा है प्रैक्टिकली क्या हो रहा है। लो तो बोल रहा है कि अगर आपने कोई टैक्स पे नहीं किया है, सेल्फ असेस आपने डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद पेमेंट नहीं किया, तो लो बोल रहा है बहुत सिंपल सा, अगर 30 डेज हो जाते हैं उसको डिले होने में, तो उसके बाद आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी मैंडेटरी। और उस केस में कोई शोकोज नोटिस भी इशू नहीं होता, कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आप डिक्लेयर कहाँ करेंगे, डिक्लेयर करेंगे जीएसटीआर 1 में, या कई बार देखो ये लो है और प्रैक्टिकल में डिफरेंस है। लो के हिसाब से है कि आप डिक्लेयर कर दो, तो ये मान के चल रहा है, मान लो कि जीएसटीआर 3B में आपने टैक्स तो दिखा दिया सपोज 20 लैक्स का, पर पेमेंट किया है 15 लैक्स का ही। तो पहले तो ये बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, जिस किसी ने भी रिटर्न देखी हो जीएसटी की। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जीएसटीआर 3B में जितना टैक्स शो करोगे उतना पे करोगे तभी रिटर्न फाइल होगी, अदरवाइज रिटर्न फाइल नहीं होती। ये प्रैक्टिकल सिस्टम चल रहा है ना। तो ऐसी सिचुएशन होना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप टैक्स ज्यादा डिक्लेयर कर दो, मतलब असेसमेंट तो ज्यादा कर दिया आपने और पेमेंट कम किया है, तो वो कुल मिला के लो के हिसाब से आपको पढ़ना है। प्रैक्टिकली जाओगे तो ऐसा केस आएगा ही नहीं आपके सामने कि आपने टैक्स डिक्लेयर ज्यादा कर रखा है पर पेमेंट कम कर रखा है। ठीक है ना। ऐसा केस केवल तभी हो सकता है जब जीएसटीआर 1 में आपने ज्यादा दिखा दिया और जीएसटीआर 3B में कम दिखाया हो। समझ गए बात को। ऐसा हो सकता है कभी जीएसटीआर 1 में तो 20 लैक्स की टैक्स लायबिलिटी दिखा दी और जीएसटीआर 3B फाइल करते वक्त आपने टैक्स लायबिलिटी 15 लाख की दिखा के पे कर दी। ऐसा हो सकता है, इस केस को आप इसमें कंसिडर कर सकते हो। सर, डिक्लेयर इसी भी कहा सकते हैं कि फाइनल पेमेंट से पहले सारी डिक्लेयर कर दी और जीएसटीआर 1 की समरी जनरेट हो गई। नहीं, जब तक
सबमिट नहीं करोगे ना आप, तब तक रिटर्न फाइल नहीं मानी जाती। ठीक है, समरी जनरेट करने से नहीं होगा, जब तक फाइल नहीं करोगे तब तक नहीं मानी जाएगी उसको। ठीक है, तो सर्कुलर पे ज्यादा फोकस नहीं करो, वो केवल हमारे पास है इसलिए हमने पढ़ा है। आपको लॉ में ध्यान रखना है, लॉ क्या बोल रहा है। तो ये दो हमने समरी भी देख ली थी इसकी, 73 और 74 की। ये ध्यान रख लेना केवल आप, कंपल्सरी पेनल्टी वाला क्लोज है ना। कंपल्सरी पेनल्टी किस केस में लगती है, तो ये देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सेल्फ असेस्ड टैक्स अगर 30 दिन में नहीं दोगे तो कोई शोकोज नोटिस भी इशू नहीं किया जाएगा आपको। बताओ, अगर शोकोज नोटिस इशू नहीं किया जाएगा मतलब क्या होगा। आपने रिटर्न में 20 लाख दिखा दिए, पेमेंट 10 लाख का ही किया, नो 73(4), ना जी ना। और बोलो, मैंने लिखा है शो कोज नोटिस इशू नहीं किया जाएगा। शो कोज नोटिस के बाद क्या इशू होता है, हाँ डायरेक्ट डिमांड ऑर्डर। वेरी गुड, शो कोज नोटिस नहीं देंगे, डिमांड ऑर्डर तो देंगे ना। और आगे की कहानी वही रहेगी। मैंने आपको क्या बोला था, डिमांड ऑर्डर के कितने टाइम में टैक्स नहीं दोगे तो आप पे रिकवरी स्टार्ट कर दी जाएगी, 3 मंथ्स ना। ठीक है, चलो एक और स्पेशल केस ध्यान रख लेना। टैक्स आपने कलेक्ट कर लिया पर गवर्नमेंट को नहीं दिया, कलेक्ट कर लिया आपने कस्टमर से पर गवर्नमेंट को नहीं दिया, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, वो आप पे पेनल्टी लगा देंगे। प्लस वहां पे शो कोज नोटिस की कोई टाइम लिमिट नहीं होती, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी शो कोज नोटिस आ सकता है, आज से 10 साल बाद भी शो कोज नोटिस आ सकता है। बट इतना सा ध्यान रखना है कि शो कोज नोटिस आने के बाद डिमांड ऑर्डर कब तक आ जाना चाहिए, विद इन 1 ईयर। क्लियर है यहाँ तक, या आपने पढ़ा भी होगा कल वापस जाके। चलो 73 और 74, आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आए तो, नहीं आए मतलब, हर्ष नहीं आएगा क्या मतलब, 1 ईयर में डीओ नहीं आएगा तो टाइम बार्ड हो जाएगा वो। ठीक है, वो अभी हम पढ़ेंगे आगे। अगर नहीं आएगा तो टाइम बार्ड हो जाएगा, और टाइम बार्ड के केस में आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, बच गया सीसी बिल्कुल। पर बचेगा कैसे, सोचना अभी एक बार। मैंने कहा आपने कोई टैक्स कलेक्ट कर लिया और पेमेंट नहीं किया, अब समझना, ऐसे नहीं बचते आप जल्दी फटाफट से। आपने, मैं बोल रहा हूँ कि फाइनेंशियल ईयर सपोज 2018 का कोई मैटर है, आपने टैक्स कलेक्ट कर लिया था, पेमेंट नहीं किया, 2025 में क्या शोकॉज नोटिस आ सकता है क्या इस बात का, फटाफट से हाँ या ना बोल दो। आ सकता है, मैंने कहा 25 अप्रैल 2025 को आया है शोकॉज नोटिस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कितने टाइम में हमें डिमांड ऑर्डर इशू करना है, 1 साल में, मतलब 24 अप्रैल 2026 तक आपको क्या करना है, यहाँ पे डिमांड ऑर्डर इशू करना है। अब आपने नहीं किया, इसके बाद डिमांड ऑर्डर आएगा तो टाइम बार्ड हो जाएगा। पर मुझे ये बताओ, क्या यहाँ पे दोबारा शोकॉज नोटिस इशू नहीं किया जा सकता क्या, चेक करो और बताओ, क्या कोई टाइम लिमिट थी क्या शोकॉज नोटिस इशू करने की। बस, तो नहीं बचे ना, उस केस में बच गए, पर दूसरा शोकॉज नोटिस आ सकता है, मतलब वो वाला शोकॉज नोटिस वैलिड नहीं रहेगा। चलो जी, आगे आ जाओ। अब देखो, एक सेक्शन 75 है हमारे पास, वो क्या बोल रहा है, वो सेक्शन 73 और 74 से रिलेटेड ही बात कर रहा है। उस केस में कुछ जनरल प्रोविजंस, कि जब 73 74 की कार्रवाई चलेगी तो उसमें ऑफिसर को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, उसमें ऑफिसर को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, वो सारी बातें आपको 75 में बता रखी है। तो आप बोलोगे 75 कॉमन सेक्शन है, कॉमन, कौन से दोनों सेक्शन के ऊपर अप्लाई होगा ये, 73 और 74 दोनों पे अप्लाई होगा। चलो जी, अब देखते जाओ हेडिंग के साथ क्या क्या बोला जा रहा है।
जनरल प्रोविजंस पहला, स्टे पीरियड टू बी एक्सक्लूडेड, ये क्या बोल रहा है? देखते हैं इधर, विद एग्जांपल देखते जाओ, सारे केस आपको समझ में आते जाएंगे। मई 2018 का अगर टैक्स इवेजन है, मुझे बताओ फटाफट से। एक बार हम सेक्शन 73 वाले मैटर की बात कर लेते हैं। सेक्शन 73 में कब तक शोकॉज नोटिस आ सकता है? डेट लिखो, डेट। आपने कहा है 30 सितंबर 2021, गलत है ये। सबका आंसर गलत। 21 कैसे होगा? 22 नहीं होगा क्या? कहां से स्टार्ट करोगे आप 2 साल 9 महीने गिनने? एक मिनट देखो, इसकी एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट क्या होगी? 31 दिसंबर 2019 प्लस 2021, 2 साल 22 आएगा ना? 31 दिसंबर 19 है तो इसके बाद 2 साल 9 महीने गिनोगे तो 2021 आएगा या 22 आएगा? कैलेंडर निकाल के लाओ घर से, 22 आएगा। ऐसी सिली मिस्टेक्स करोगे तो फिर नंबर कहाँ से आएंगे मुन्ना? चलो जी। अब मैंने कहा 30 सितंबर 2020 तक आप डिमांड ऑर्डर इशू कर सकते हो, सॉरी शोकॉज नोटिस इशू कर सकते हो। कौन इशू करेगा? फटाफट से बोलो। शोकॉज नोटिस प्रॉपर ऑफिसर इशू करेगा। प्रॉपर ऑफिसर इशू करेगा किसको? रजिस्टर्ड पर्सन को, जिसने टैक्स इवेजन किया है। अब मैं बोल रहा हूं आपको, मान लेते हैं कि इस प्रॉपर ऑफिसर के ऊपर कोई स्टे आया हुआ है, स्टे स्टे ऑर्डर आया हुआ है। कहां से आया हुआ है स्टे ऑर्डर? या तो ट्रिब्यूनल से आया होगा या फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से आया होगा। स्टे क्या आया हुआ है कि ये शोकॉज नोटिस इशू नहीं कर सकता। अब बताओ क्या होगा? इसका मतलब अगर प्रॉपर ऑफिसर पे स्टे ऑर्डर आ रखा है तो रजिस्टर्ड पर्सन की क्या बल्ले बल्ले होगी क्या? इज इट सो? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो सिंपल सी बात बोलिए, कोई टेक्निकल ज्यादा बात नहीं है। कभी भी स्टे पीरियड आपको टाइम लिमिट में कंसीडर नहीं करना। तो मैं बोल रहा हूँ इसका स्टे पीरियड आया हुआ है और बीच में 6 महीने तक इसकी लाइफ स्टे आया था इसके ऊपर। तो 6 मंथ्स का जो पीरियड है ना, वो 6 मंथ्स का पीरियड यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो सिंपल सा आप बोल सकते हो जो 30 सितंबर लास्ट डेट थी उसमें 6 महीने और ऐड कर दो। ठीक है, कितना हो जाएगा? 31 मार्च 2023 हो जाएगा आपका। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब स्टे क्यों होता है क्यों नहीं होता है वो हमें डिस्कस नहीं करना। स्टे किसी भी रीजन से हो सकता है। तो अगर कोई स्टे ऑर्डर आया हुआ है तो वो स्टे का पीरियड एक्सक्लूड कर देना, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। किस किस में एक्सक्लूड करना है? शोकॉज नोटिस वाली टाइम लिमिट में भी एक्सक्लूड कर देना और डिमांड ऑर्डर वाली टाइम लिमिट में भी एक्सक्लूड कर देना। बोलो क्लियर है क्या? फटाफट से सब लोग, इज इट क्लियर? स्टे तो देखते हो ना आप, कई बार मूवीज में आता है कि स्टे लेके आ रहे हैं हम इसके ऊपर, ये बिल्डिंग नहीं बन सकती अभी, हम इस पे स्टे ला रहे हैं। तो बहुत सिंपल सी बात लिखी है देखो यहाँ पे, वेयर द जीएसटी एटी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इशूज स्टे ऑर्डर ऑन शोकॉज नोटिस और डिमांड ऑर्डर, देन द पीरियड ऑफ सच स्टे शैल बी एक्सक्लूडेड इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। 3 साल 5 साल वाली जो लिमिट है इसको हम पीरियड ऑफ लिमिटेशन बोलते हैं। चलो, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। पॉइंट नंबर 2, शो कॉज नोटिस अंडर 74(1) डीम्ड। अब देखना यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रहा हूं आपको, देखते हैं कौन सही एनालिसिस कर पाता है। मैं मान रहा हूं यहाँ पे टैक्स इवेजन जो हुआ है
वो मान लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 2018-19, 19-20, 20-21, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं टैक्स इवेजन हुआ है 60 लैक्स का, यहाँ पे टैक्स इवेजन हुआ है 40 लैक्स का। मुझे बताओ कब तक डिमांड ऑर्डर इशू किया जा सकता है। यहाँ पे डिमांड ऑर्डर बोल दो या शोकॉज नोटिस बोल दो। चलो शोकॉज नोटिस की बात कर लेते हैं। कब तक शोकॉज नोटिस इशू किया जा सकता है बताओ। फाइनेंशियल ईयर 18-19 का। अब सही से कैलकुलेट करना वापस। तीस सितंबर 22। वेरी गुड। चलो 30 सितंबर 2022, इसका कितना हो जाएगा। 30 सितंबर 2023, इसका कितना हो जाएगा। 30 सितंबर 2024। ठीक है जी। चलो अब देखो ये है कौन सी लिमिट, अंडर सेक्शन 73(1). फटाफट से मुझे बता दो शोकॉज नोटिस अगर अंडर 74(1) इशू किया जाता तो कब तक इशू किया जा सकता था। तो कब तक इशू किया जा सकता है। 4 ईयर 6 मंथ्स, मतलब डेट बोलो डेट। ऑडियो नहीं आ रहा क्या। ऑडियो नहीं आ रहा आपको। आ रहा है, ठीक है। देखो ये है आपका टाइम लिमिट जब आप इशू कर सकते हो। यहाँ पे भी ले लेता हूँ सपोज में, यहाँ 50 लैक्स का टैक्स इवेजन हुआ है। चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑफिसर यहाँ पे शोकॉज नोटिस इशू कर रहा है, ये है प्रॉपर ऑफिसर और ये है आपका डिफॉल्टर। इसको शोकॉज नोटिस इशू किया गया है, शोकॉज नोटिस अंडर सेक्शन 74(1). ठीक है। देखो 74(1) का शोकॉज नोटिस कब तक इशू किया जा सकता था। यहाँ इशू किया है मैं मान लेता हूँ 15 दिसंबर 2023। बताओ अगर 15 दिसंबर 2023 को इशू किया जाए तो क्या सारी के सारे टैक्स इवेजन के लिए नोटिस इशू किया जा सकता है क्या। हाँ या ना। क्या सारे टैक्स इवेजन के लिए नोटिस इशू किया जा सकता है, हाँ या ना। हाँ किया जा सकता है। ठीक है किया जा सकता है, मतलब यहाँ पे इन्होंने लिखा होगा टैक्स कितना 150 लैक्स और पेनल्टी भी कितनी लिखी होगी 150 लैक्स। यही हुआ होगा, पक्का यही हुआ होगा। अब सुनना आगे की बात, वेरी इंपॉर्टेंट। रजिस्टर्ड पर्सन ने कहा भाई साहब आप हम पे फ्रॉड के चार्जेस लगा रहे हो पूरी जिंदगी हमने ईमानदारी से काम किया है, आप हम पे फ्रॉड के चार्ज लगा रहे हो। ये बंदा चला गया नोटिस आने के बाद सीधा कोर्ट में, है ना, अपील कर दी इसने। कोर्ट में जाने के बाद अपील में ये डिसाइड हुआ कि आपने जो फ्रॉड के चार्ज लगाए हैं फ्रॉड बिल्कुल भी नहीं था। मानते हैं टैक्स इवेजन हुआ है, पर टैक्स इवेजन का रीजन क्या रीजन था, अदर देन फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स।
अब मुझे ये बता दो बस इतना सा, इन्होंने कहा है, ये कोर्ट ने कहा है, कोर्ट की बात आपको माननी पड़ेगी। ऐसे केस में जो शोकॉज नोटिस इशू हुआ था, क्या वो शोकॉज नोटिस खत्म हो जाएगा क्या? और मैं ये भी बोल देता हूँ, चलो कोर्ट का टाइम, कोर्ट का जो डिसीजन आया ना, सपोज वो कोर्ट का डिसीजन आया है, समझना आप सिचुएशन, बहुत बढ़िया सिचुएशन अराइज हो रही है। कोर्ट का डिसीजन आया है, मान लेते हैं 10 दिसंबर 2024 को। चलो अब मुझे ये बता दो, पहली बात तो क्या ये शो कॉज नोटिस जो इशू हुआ था वो वैलिड है कि नहीं है? अंतिमा ने कहा कि जो नोटिस इशू है उसको 73(1) का मान लिया जाएगा। दक्षिता ने कहा नहीं, वैलिड नहीं है। तो देखो अब एक बार प्रैक्टिकली सोचना, क्या लॉ बनना चाहिए था यहाँ पे? अगर आप ये बोलते हो कि ये वैलिड नहीं है, तो क्या अब शोकोज नोटिस अंडर सेक्शन 73(1) इश्यू हो सकता है क्या? पहले तो ये सोच के बताओ, क्या ये इश्यू हो सकता है, हाँ या ना? नहीं हो सकता, क्योंकि अब टाइम लिमिट निकल चुकी है। तो गवर्नमेंट ने ऐसा प्रोविजन तो नहीं बनाया होगा। तो उन्होंने क्या प्रोविजन बनाया है, जो अंतिमा ने कहा, उन्होंने कहा जो नोटिस इशू हुआ था उस नोटिस को इनवैलिड नहीं मानते हुए उस नोटिस को क्या मान लेना, डीम्ड शोकोज नोटिस अंडर सेक्शन 73(1) मान लेना। ठीक है, अगर कोई केस पेंडिंग है लॉ का और उसका डिसीजन नहीं आया, देन उस शोकोज नोटिस को डीम मान लेंगे। अरे ऐसा नहीं बोल रहा मैं, तुम आगे दूसरी सिचुएशन की बात क्यों कर रहे हो? अभी तो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ उसकी बात करो आप। ठीक है, दूसरे डिसीजन को छोड़ो आप। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, कि आपको जो शोकोज नोटिस इशू किया गया था उसके खिलाफ आप अपील में चले गए, और अपील में पता लगा कि 74(1) का केस आप पे नहीं बनता, मतलब आपके ऊपर जो सेक्शन अप्लाई होना चाहिए वो है 73। ठीक है जी, अब मुझे ये बता दो, 15 दिसंबर को अगर आपको 73(1) का नोटिस इशू किया जाता, तो यहाँ पे क्या ये टैक्स और पेनल्टी रिकवर की जा सकती थी क्या? जल्दी से आंसर दो मुझे, यहाँ पे टैक्स और पेनल्टी का अमाउंट क्या क्या होना चाहिए था? बोल रही 150 लाख, 150 लाख प्लस 15 लाख, पक्का? कैसे इशू कर दोगे आप 150 लाख का? 15 दिसंबर 23 को, देखो आपने यहाँ पे ड्यू डेट लिख रखी है, 30 सितंबर तक आपको इशू करने थे ये दोनों नोटिस। तो आपने नोटिस कब इशू किया था? सबके आंसर गलत है, सबके। केवल एक आंसर सही आ रहा है अभी लास्ट में, अंतिमा का। 150 लाख कैसे कह दिया आप लोगों ने? 150 लाख का तो इशू ही नहीं कर सकता वो 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर को वो कौन सा नोटिस इशू कर सकता था? वो केवल और केवल लास्ट वाला, ये वाला पीरियड का नोटिस इशू कर सकता है वो। तो वो यहाँ पे 50 lakhs की डिमांड कर सकता है, प्लस इसके ऊपर 5 लाख की पेनल्टी मांग सकता है, दैट्स ऑल। तो ये एक क्वेश्चन बनता है मेरे हिसाब से, जो कि है थ्योरेटिकल, पर ये प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल जैसा प्रतीत हो रहा है मुझे। तो क्या इसका आंसर दे सकते हो क्या अब आप लोग? समझ में आ गया सबको अब? शॉर्ट में रिपीट कर दूं? बिल्कुल कर रहा हूं। ठीक है, एक बार इस एग्जाम्पल को भी लिख लेना आप लोग। मैंने कहा, पहले तो मैंने कहा कौन से फाइनेंशियल ईयर का टैक्स इवेजन है वो मैंने आपको बता दिया, कोई नहीं आप लोग लिखो, मैं बता रहा हूँ। फिर मैंने कहा कि आप एक बार डेट लिख लो, शोकॉज नोटिस 73(1) में इशू होगा तो क्या लास्ट डेट होगी, 74(1) में होगा तो क्या लास्ट डेट होगी। फिर हमने एक टेंटेटिव केस लिया कि एक नोटिस अगर 15 दिसंबर 2023 को इशू हुआ है, तो देखो 15 दिसंबर 2023 को अगर नोटिस इशू होता है 74(1) में, तो आप यहां से चेक कर लो, सारे के सारे अमाउंट कवर किए जा सकते हैं। ठीक है, तो हमने 150 लाख का टैक्स मांग लिया और 150 लाख की ही पेनल्टी मांग ली, कोई दिक्कत नहीं है। असेसी चला गया कोर्ट में, कोर्ट का डिसीजन आया कि आपने जो फ्रॉड का सेक्शन प्रोवोक किया है वो नहीं हो सकता, यहाँ पे 73 के अकॉर्डिंग डिसीजन आना चाहिए। कोई बात नहीं है, जो नोटिस इशू किया था उसी को 73(1) का मान लिया जाएगा, पर इम्प्लीकेशन क्या होंगे वो चेक कर लो। 73(1) का मानने का मतलब कि जो टाइम बार्ड तो नहीं हो गया ना, वो चेक करो। देखो ये वाला पीरियड
15 दिसंबर 2023 के पहले जा चुका है, ये भी 15 दिसंबर 23 से पहले जा चुका है। मतलब केवल डिमांड मांगी जा सकती है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से रिलेटेड, इसके बाद की डिमांड नहीं मांगी जा सकती है। ठीक है, तो आपको केवल और केवल यहाँ पे 50 लाख का टैक्स और 5 लाख की पेनल्टी मांग सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं मांग सकते। यहाँ एसएससी बच गया, बिल्कुल बच गया, क्योंकि एसएससी ने कोई फ्रॉड नहीं किया था। देखो, एसएससी ने कोई फ्रॉड नहीं किया था, जेन्युइन आदमी था। अब आप ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि किसी आदमी से पिछले 5 साल पुराना हिसाब मांगोगे और वो दे देगा, नॉट पॉसिबल। तो जेन्युइन केस में गवर्नमेंट को ये बोला गया, आप सुन लेना अच्छे से, जीएसटी डिपार्टमेंट को भी ये बोला है गवर्नमेंट ने कि भाई आप भी एक्टिव रहो, अगर एसएससी चोरी करता है तो आप लोग भी एक्टिव रहो और आप फटाफट से उसके केस स्क्रूटनी में लेके उसके ऊपर नोटिस और डिमांड ऑर्डर इशू करो। अगर आप लोग ने डिले की तो फिर आपका भी लॉस होगा, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, 2 साल 9 महीने का टाइम कम थोड़ी होता है कोई, और 2 साल 9 महीने भी कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से। फिर भी टैक्स तो देगा ना, 60-40 नहीं देगा, क्यों देगा, मैंने यही तो समझा रहा हूं आपको। ये 60-40 बच गए, मजे करो, एंजॉय एंजॉय। जब टैक्स रिकवर करने का पावर ही नहीं है तो टैक्स कहां से देगा। क्या 73(4) सेक्शन, मुझे ये बताओ, पेनल्टी का सेक्शन है क्या, या वो अमाउंट रिकवर करने का सेक्शन है कि कैसे नोटिस इशू करके रिकवर किया जाएगा। ठीक है, तो आप कभी भी माइंड में ये मत रखना कि 73(4) केवल पेनल्टी के सेक्शन है। 73(4) में प्रोसेस बताया जा रहा है कि अगर आपने कोई चोरी की है तो वो पैसा कैसे रिकवर किया जाएगा आपसे। ठीक है, पेनल्टी तो आपको पता ही है, माफी हो रही है यहाँ पे, नोटिस आने के 30 दिन में दे दोगे आप बोनाफाइड केस में, तो भी पेनल्टी नहीं देनी पड़ रही। चलो जी, नोट कर लिया सबने, चलें आगे। आगे चलें क्या, चलो जी, ये कहाँ लिखा हुआ है ये भी पढ़ लेते हैं हम। ये रहा पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ है यहाँ पे सेक्शन 75 में, शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 74(1) डीम्ड टू बी शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 73(1). ठीक है, तो ये आगे डिटेल लिखी हुई है, वो मैंने आपको समझा दी। आगे आ जाओ। डिमांड ऑर्डर टू बी इशूड विद इन 2 years इन परसुएंस ऑफ द कोर्ट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मान लेते हैं कोई केस है वो कोर्ट में चला गया है ना, आपने नोटिस इशू कर दिया था और नोटिस इशू करने के बाद चला गया केस कहाँ पे, कोर्ट में। अब आप बोलोगे नोटिस, सपोज आपने नोटिस इशू किया था 2 years 9 months के टाइम पे, तो डिमांड ऑर्डर कब तक इशू हो जाना चाहिए, 3 साल तक इशू हो जाना चाहिए डिमांड ऑर्डर, है ना। लेकिन ये वाला केस चला गया कहाँ, कोर्ट में, और कोर्ट का डिसीजन ही बाद में आ रहा है। अब क्या करें, तो बोल रहे हैं यहां से 2 साल का टाइम दे रहे हैं हम आपको। ठीक है, कोई भी केस में अगर कोर्ट का डिसीजन आता है तो कोर्ट के डिसीजन से 2 साल में आप डिमांड ऑर्डर इशू कर सकते हो वहां पे। ठीक है, क्लियर है। अगर कोई टैक्स की रिकवरी कोर्ट की वजह से करनी है आपको तो वो 2 साल में इशू की जा सकती है। चलो जी, नेक्स्ट अगली बात आती है अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। देखो, अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देना एक लीगल राइट है किसका, एसएससी का। जब भी उसके अगेंस्ट कोई एडवर्स डिसीजन निकाला जाता है तो उसको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी जरूरी है। देखो क्या लिखा हुआ है, एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग shall be granted where a request is received in writing from the person chargeable with tax or penalty or where any adverse decision is contemplated against such person। क्या मतलब हुआ इसका, ये मिस्टर पप्पू, इसके पास क्या है, इसके पास शोकॉज नोटिस आ गया। अब समझना, शोकॉज नोटिस का रिप्लाई क्या करना है, इसको ऑनलाइन करना है ना, DRC-06 में इसको रिप्लाई करना है ऑनलाइन। पर ये चाहता है कि मैं पर्सनली जाके ऑफिसर से मिलूं, ये चाहता है ये। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, मिस्टर पप्पू चाहता है मैं पर्सनली जाके ऑफिसर से मिलूं, बिल्कुल। ये ऑफिसर को रिक्वेस्ट करेगा और ऑफिसर को सेक्शन 75 बोल रहा है कि ऑफिसर को उसे हियरिंग का मौका देना पड़ेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर ये रिक्वेस्ट करता है तो देखो 2 केस में प्रॉपर ऑफिसर उसको हियरिंग के लिए बुलाएगा, इसको हम बोल देते हैं पर्सनल हियरिंग। ठीक है ना, पर्सनल हियरिंग मतलब वो सामने आमने सामने बैठ के डिसाइड करेंगे।
दो केस में हो सकती है ऐसी चांसेस। पहला, आपके डिफॉल्टर ने अप्लाई किया हो, जो डिफॉल्टर है यहाँ पे उसने रिक्वेस्ट की हो ऐसे केस में। और दूसरा, अगर कोई एडवर्स डिसीजन इसके खिलाफ इशू किया जा रहा है तो दोनों ही केस में पर्सनल हियरिंग का उसको क्या देना पड़ेगा, मौका देना पड़ेगा। अब आपने जैसा कोर्ट में देखा होगा, जब भी पर्सनल हियरिंग होती है तो बोला जाता है एक तारीख और दे दो हमें, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो यहाँ पे ध्यान रखना, मैक्सिमम मैक्सिमम 3 एडजॉर्नमेंट अलाउड है। एडजॉर्नमेंट समझते हो ना आप, पिक्चर में देखा होगा, द केस इज एडजर्न्ड, ऐसा बोलते हैं, मतलब अगली तारीख दे दी जाती है। तो कितनी बार तारीख दी जाएगी? केवल और केवल 3 बार। 3 बार में केस आपको सलटाना पड़ेगा। क्लियर? बोलो जी, ओके गए यहाँ तक? तो ये तो हो गया अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। उसके बाद बात आ रही है मैक्सिमम एडजर्नमेंट कितने मिलेंगे आपको? 3 टाइम्स। ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है, आमने सामने बैठते हैं, ऑफिसर आपसे क्वेश्चनिंग करता है, फिर आप ऑफिसर को बोलते हो देखो आप जो क्वेश्चंस पूछ रहे हो उसकी कंप्लीट डिटेल लेके आता हूँ मैं अगली मीटिंग पे, है ना, आप मुझे टाइम दो, 10 दिन का टाइम दो, फिर मैं आपके सामने वापस पेश होऊंगा। क्या ऑफिसर आपको दे देगा? क्या टाइम दे देगा? ठीक है, ऐसा 3 बार दे सकता है वो मैक्सिमम। अगर 3 बार में भी आप नहीं कर सकते उसको रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री, तो फिर वहां पे आपका फिर जो पावर है वो खत्म कर दिया जाएगा। देखो, proper officer shall, if sufficient cause is shown by the person chargeable with tax, grant time to the said person and adjourn the hearing for reason to be recorded in writing. But no such adjournment shall be granted for more than 3 times to a person during the proceedings. 3 से ज्यादा बार नहीं दिया जाएगा। The proper officer in his order shall set out relevant facts and basis of his decision. देखो, जो डिमांड ऑर्डर निकलेगा ना, डिमांड ऑर्डर वो ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली अमाउंट लिखा हुआ होगा भाई इतना अमाउंट जमा करा दो, ये कंप्लीटली डिटेल होता है, कंप्लीटली। ठीक है, कंप्लीट डिटेल्स होती है इसके अंदर, क्या रीजन था, किस वजह से टैक्स की चोरी पकड़ी गई, है ना, जितना अमाउंट है, मतलब जितनी हियरिंग हुई, बहुत ज्यादा डिटेल फॉर्म में बनता है ये। इसकी जो समरी होती है ना, समरी, तो इतनी डिटेल फॉर्म तो पोर्टल में मिलेगा नहीं आपको, ये जो होगा ये तो राइटिंग में होगा। इसकी जो समरी है ना वो पोर्टल पे इशू कर दी जाती है DRC-07 में। ठीक है, अब इतनी बातें आपके एग्जाम के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती, आपको तो ध्यान रखना है कि DRC-7 में डिमांड ऑर्डर आता है। ठीक है, चलो, डिमांड ऑर्डर नॉट पास्ड फॉर अमाउंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। अब देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सारे केस स्टडी यही है, और नोट करते रहना आप कॉपी में। अब सुन लेना, यहाँ पे सेक्शन 74 की बात कर लेते हैं अब की बार। शोकॉज नोटिस इशू हो गया। शोकॉज नोटिस में टैक्स बोला था उन्होंने 50 लैक्स, पेनल्टी भी बोली थी उन्होंने 50 लैक्स, और साथ में जो इंटरेस्ट होगा वो भी बोला होगा। ठीक है, डिमांड ऑर्डर, शोकॉज नोटिस के बाद क्या होता है, दोनों में पर्सनल हियरिंग हो गई, आमने सामने बैठे, तो पता लगा कि असेसी ने 50 लाख का फ्रॉड नहीं कर रखा, इसने तो फ्रॉड 80 लाख का कर रखा है। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या डिमांड ऑर्डर निकालते वक्त इसको 80 लैक्स किया जा सकता है, हाँ या ना? अगर ये 80 होगा तो ये भी 80 हो जाएगा ऑब्वियसली, और ये जो है वो है ही। तो अंतिमा कह रही है नो, किस बिना पे कह रही है पता नहीं, पर आंसर इज राइट। यहाँ पे डिमांड ऑर्डर उस अमाउंट से ज्यादा का इशू नहीं किया जा सकता जितने का शोकॉज नोटिस इशू किया था। तो डिमांड ऑर्डर कितने का इशू होगा? 50 लैक्स का ही होगा, पेनल्टी भी 50 लैक्स ही रहेगी, और इंटरेस्ट एज एप्लीकेबल। अब मुझे ये बता दो, क्या वो 30 लैक्स जो एक्स्ट्रा फाइंड आउट हुए हैं, क्या वो रिकवर नहीं किए जा सकते क्या? सोचो सोचो सोचो, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। यहाँ पे एक और शोकॉज नोटिस इशू करना पड़ेगा 30 लैक्स के लिए। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है आपको पता ही है, हो सकता है ये शोकॉज नोटिस इशू करने की टाइम लिमिट खत्म हो चुकी हो सकता है बोल रहा हूं मैं, वो डिपेंड करेगा, वो मैं केस जो लिखता है यहाँ पे डेट्स। ठीक है, अगर टाइम लिमिट हो चुकी है तो भूल जाना 30 लैक्स को, अगर टाइम लिमिट नहीं हुई है
खत्म, तो फिर नया शोकॉज नोटिस इशू कर दो और फिर इसके बाद इसका डिमांड ऑर्डर इशू कर दिया जाए। क्लियर? ये लिख लेना आप, थोड़ा सा आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना इधर साइड में हिंदी में कि भाई 80 lakhs की लायबिलिटी निकली थी केस के दौरान, तो उसका डिमांड ऑर्डर इशू नहीं किया जा सकता है। चलो सेकंड केस बताओ, अगर यहाँ 80 lakhs की जगह 30 lakhs की टैक्स लायबिलिटी पता लगती तो हियरिंग में ऐसा पता लगता है कि आपने 50 लाख का फ्रॉड पकड़ा है जबकि फ्रॉड 30 लाख का ही है। बताओ मुझे, क्या अब डिमांड ऑर्डर 30 lakhs का इशू हो सकता है क्या, या फिर नया शोकॉज नोटिस इशू करना पड़ेगा? अब हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, शोकॉज नोटिस से ज्यादा का डिमांड ऑर्डर नहीं हो सकता, कम का हो सकता है। कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, डिमांड ऑर्डर नॉट टू बी पास्ड फॉर अमाउंट मोर देन द डिमांड मेंशन्ड इन शो कॉज नोटिस। लास्ट में नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कोर्ट फाइंडिंग्स फाइनल, कोर्ट ने जो बोला है उसको फाइनल माना जाएगा। ठीक है, अब आगे जाके आप पढ़ोगे इस चैप्टर के बाद में, जैसे मैंने कहा ये प्रॉपर ऑफिसर है, ये प्रॉपर ऑफिसर रजिस्टर्ड पर्सन को भेज देता है क्या, पहले शोकॉज नोटिस भेजता है उसके बाद डिमांड ऑर्डर भेजता है। अब मुझे बताओ, अभी भी रजिस्टर्ड पर्सन को सेटिस्फेक्शन नहीं है, उसको ऐसा लग रहा है कि ऑफिसर ने जबरदस्ती मेरे ऊपर हार्डशिप की है, क्या करेगा बेचारा? तो इसको जीएसटी वालों ने बोला है आपको हम अपील्स का रूट दे रहे हैं, अपील, आप जाके अपील कर सकते हो। कहाँ कहाँ कर सकते हो? 4 रूट है आपके पास, पहला एडजुडिकेटिंग सॉरी एपेलेट अथॉरिटी, दूसरा जीएसटीएटी, यहाँ भी काम नहीं होता है आपका तो हाई कोर्ट चले जाना, हाई कोर्ट में भी काम नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट चले जाना, वहां भी नहीं होता है तो फिर डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन। ठीक है, इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम अथॉरिटी, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है। अब कोई मैसेज करेगा सर प्रेसिडेंट, वो फांसी थोड़ी लग रही है यहाँ पे कोई। ठीक है, प्रेसिडेंट तो केवल फांसी माफ करने का पावर रखता है, तो यहाँ कोई फांसी नहीं लग रही। जीएसटी में कितना भी अपराध कर लो आप, कितना भी, आप 10,000 करोड़ की टैक्स चोरी कर लो, पर कभी भी आपको फांसी नहीं हो सकती। आपको मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 5 साल का, इससे ज्यादा जेल भी नहीं होगी आपको। सोचो अब आप, फिर आप बोलोगे कर लेते हैं, अच्छा है 5 साल ही तो जाना पड़ेगा, पर 5 साल तो जाना पड़ेगा, पर जो चोरी की है वो भी तो ले जाएंगे वो सारा, तो फायदा क्या हुआ चोरी करने का? अगर ऐसा होता कि 10,000 करोड़ की चोरी करके 5 साल जेल काटना है, तब तो फिर कई लोग आ जाते सामने, पर वो भी तो नहीं छोड़ रहे, जो पैसे दिए थे वो भी वापस ले रहे हैं वो। क्लियर है यहाँ तक? छुपा देते हैं कुछ, कैसे छुपाओगे भैया, जितना इवेजन किया था उसके साथ उतनी ही पेनल्टी और मांग रहे, कितना छुपाओगे? और ऐसे आदमी से कहाँ छुपा रहेगा, सोचो, सब कुछ सीज कर दिया जाता है। अभी आप पढ़ोगे ना आगे रिकवरी कैसे होती है, खर्च कर दिया बोल देंगे, ऐसे बोलने से नहीं होता ना, जब निकालेंगे तब पता लगेगा, सारी प्रॉपर्टी सामने आ जाएगी आपकी। और फिर भी किसी को लगता है तो ऑल द बेस्ट जाके ट्राई करो, हो सकता है आप सक्सेसफुल हो जाओ, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलो जी, आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, एक चीज और है यहाँ पे, अगर मैं मान लेता हूं कि ऑफिसर ने जो डिमांड निकाली थी, डिमांड ऑर्डर में टैक्स निकाला था सपोज 20 लाख का, तो पेनल्टी भी 20 लाख की निकाली थी। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भैया टैक्स ले, 20 लाख का टैक्स की चोरी नहीं है, केवल 15 लाख के टैक्स की चोरी है। मुझे बताओ, क्या पेनल्टी ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो जाएगी क्या, या करनी पड़ेगी? अपने आप हो जाएगी वो, ध्यान रखना ये, क्योंकि पेनल्टी तो एक डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है? टैक्स इवेजन पे। तो अगर टैक्स इवेजन ही अमाउंट चेंज हो गया तो पेनल्टी का अमाउंट ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो जाएगा, ऑटोमेटिकली। ठीक है ना, ऑटोमेटिकली। क्लियर है क्या? हम सब दिखाते रहा करो आप। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मैंडेटरी। अब सुनना, शोकॉज नोटिस आया, शोकॉज नोटिस में लिखा हुआ था टैक्स 20 लाख का इवेजन है, कोई पेनल्टी नहीं लिखी हुई थी, कोई इंटरेस्ट नहीं लिखा हुआ था। बताओ, क्या पेनल्टी अपने आप पे करनी पड़ेगी क्या, या 20 लाख पे करूं और मेरा काम खत्म? तो बहुत सिंपल सी बात बोल रखी है उन्होंने, टैक्स मांगना पड़ेगा
पेनल्टी भी मांगनी पड़ेगी, इंटरेस्ट अपने आप लग जाता है, मांगना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर टैक्स मांगा है तो देना पड़ेगा। कितना मांगा? 20 लाख। पेनल्टी कितनी मांगी यहाँ पे? 0, तो नहीं देनी पड़ेगी। इंटरेस्ट नहीं मांगा है, फिर भी देना पड़ेगा, फिर भी देना पड़ेगा, ध्यान रखना। इंटरेस्ट मैंडेटरी लाइबिलिटी है, उसको नोटिस में मांगा जाए या नहीं मांगा जाए, दोनों केस में पे करना पड़ेगा। तो अच्छे से ध्यान रख लेना, इंटरेस्ट के लिए कोई शोकॉज नोटिस इशू नहीं किया जाएगा। चलो, फिर बात आ रही है टाइम बार्ड डिमांड ऑर्डर्स। क्या होते हैं टाइम बार्ड? ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप। टाइम बार्ड का सिंपल सा मतलब है कि अगर आपने टाइम लिमिट के बाद ऑर्डर इशू किया है तो वो टाइम बार्ड कहलाएगा। और टाइम बार्ड का मतलब होता है कि आपको वहां पे कोई टैक्स पेमेंट नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक बात? आगे बढ़ जाए हम। एक एक केस और आ रहा है टाइम पीरियड से एक्सक्लूड करने का। अब ये देखना ये क्या केस है। व्हाट इज दिस केस सेइंग अबाउट? थोड़ी सी इसमें पिक्चर वापस देखनी पड़ेगी आपको। सपोज ये प्रॉपर ऑफिसर है। अब की बार मैं प्रॉपर ऑफिसर का भी नाम लिख रहा हूं ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो। मिस्टर महेश, है ना? और ये कहाँ का टैक्स ऑफिसर है? सपोज मैं बोल रहा हूँ ये जयपुर ज्यूरिसडिक्शन का है। तो जयपुर ज्यूरिसडिक्शन का है मतलब इसके अंडर बहुत सारे एसएससी होंगे। तो मैं बोल रहा हूँ एक तो हमारा है ही मिस्टर पप्पू लाल, है ना? ओ माय गॉड, शिट। एक तो है हमारा मिस्टर पप्पू एंड सेकंड एसएससी हम ले लेते हैं यहाँ पे, वेट। ठीक है, एक एसएससी हो गया। दूसरा एसएससी मिस्टर रॉबर्ट। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, दोनों ने सेम सी चोरी कर रखी है। कैसी सेम सी चोरी कर रखी है? मान लेता हूं इसने 5% टैक्स पे किया है ना? 5% टैक्स पे किया है, जबकि इस पे जो टैक्स रेट होनी चाहिए वो होनी चाहिए सपोज 18%। बताओ क्या ये टैक्स इवेजन का केस बनता है या नहीं बनता? टैक्स इवेजन का केस है ये। 5% टैक्स पे कर रहा है जबकि टैक्स रेट होनी चाहिए 18%। और ये दोनों सेक्शन में हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि मिस्टर पप्पू को पता ही नहीं हो कि 18% लगानी है, या ऐसा भी हो सकता है कि वो जानबूझ के 5% लगा रहा हो। ठीक है, वो तो डिपेंड करेगा कि सेक्शन 73 लगेगा या 4 लगेगा। चलो, ये इसने किया, ये इसने किया तो ऑफिसर ने इसको क्या भेजा होगा? ऑफिसर ने इसने शोकॉज नोटिस भेजा होगा। ठीक है जी, शोकॉज नोटिस भेज दिया। यहाँ पे शोकॉज नोटिस के खिलाफ ये मिस्टर पप्पू कहाँ चला गया? ये मान लेते हैं अपील में चला गया, है ना? और अपील जो होती है वो अभी मैंने आपको बताया कहाँ से स्टार्ट होती है। एपेलेट अथॉरिटी, उसके बाद जीएसटीएटी, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। अब समझ लेना यहाँ पे बात। ऑफिसर ने तो यहाँ पे बोला है कि आप 13% का टैक्स और दो हमें, इंक्लूडिंग पेनल्टी। ठीक है ना, मतलब एक्स्ट्रा पेनल्टी और दो साथ में। तो 13% मांगा है। अपील में चले गए, अपील में इसने क्या कहा? देखो, अपीलेट अथॉरिटी ने बोला नहीं 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 नहीं, ऑफिसर को ही गलत ठहरा दिया। इसने ऑफिसर को क्या बोला? आप गलत हो, यहाँ पे 5% टैक्स इज परफेक्टली ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? किसके फेवर में डिसीजन दिया है? फेवर में दिया है मिस्टर पप्पू के। अब मुझे बताओ क्या डिपार्टमेंट आगे अपील कर सकता है? हाँ जी, कर सकता है। डिपार्टमेंट चला गया जीएसटी एटी के पास। अब जीएसटी एटी के पास जो ये जो केस है वो पेंडिंग है। ठीक है, केस पेंडिंग है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? अब यहाँ पे क्या हो रहा है? सेम सेम बिजनेस है मिस्टर रॉबर्ट का, और सेम
सर्कमस्टांसेज है, ये भी 5% का टैक्स पे कर रहा है जबकि इसको पे करना चाहिए 18%। ठीक है ना, ऐसा ऑफिसर सोच रहा है। अब मुझे बताओ, क्या इस आदमी को भी डिमांड ऑर्डर इशू कर दिया जाएगा, मिस्टर रॉबर्ट को? जब एक केस ही आपका पेंडिंग पड़ा है कोर्ट में, तो क्या इसको भी इशू कर देंगे? क्योंकि इसको इशू कर देंगे तो ये भी चला जाएगा कहाँ पे, ये भी कोर्ट में चला जाएगा सीधा, अपील्स में। तो ऐसे केस में क्या इसको नोटिस इशू करना? बोलो। तो मैं बोल रहा हूं इसको नोटिस तो इशू कर दो, ठीक है, पर नोटिस के बाद डिमांड ऑर्डर इशू नहीं करोगे आप। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि डिमांड ऑर्डर इशू करते ही कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा अपील्स में। समझ रहे हो क्या बात को? लेकिन अब यहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। वो मान लेते हैं कि जो डिसीजन चल रहा है अपील्स में उसमें टाइम लगेगा, है ना, और टाइम लगेगा तो जिस दिन इसको डिमांड ऑर्डर इशू करेंगे हम उस दिन वो टाइम बार्ड हो जाएगा। तो क्या करें? तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा पॉइंट बोला है, जब तक ये अपील वाला प्रोसेस चलता रहेगा यहाँ पे, वो सारा का सारा टाइम क्या कर देना, एक्सक्लूड कर देना। कहाँ पे एक्सक्लूड कर देना? इस टाइम लिमिट में, मतलब नोटिस के बाद। तो डिमांड ऑर्डर नॉर्मली 3 साल 5 साल में इश्यू हो जाना चाहिए, पर इस केस में डिमांड ऑर्डर इश्यू हो जाएगा बाद में भी। कितना बाद में? जितना वक्त यहाँ लगता है। सपोज मैं बोलता हूँ यहाँ पे 2 साल खराब हो गए, है ना, तो यहाँ पे कितना टाइम बढ़ा दो आप, कर दो 5 साल और 7 साल। बोलो, क्लियर है क्या सबको? अब मतलब मैं बात कर रहा हूं मिस्टर रॉबर्ट की, मतलब रॉबर्ट का केस का टाइम लिमिट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा वो डिपेंड कर रहा है किस पे? अदर प्रोसीडिंग्स पे। सेम केस की अदर प्रोसीडिंग्स अगर चल रही है और वो अपील में गई हुई है, तो अपील में जो टाइम वेस्ट होगा वो टाइम क्या हो जाएगा, एक्सटेंड कर दिया जाएगा हमारे पीरियड ऑफ लिमिटेशन में। बोलो बेटा, क्लियर है क्या? ठीक है, चले आगे, आ जाओ। ये कहाँ लिखा हुआ है देखो, इसको अच्छे से पढ़ लेना एक बार। यहाँ पे एन इशू ऑन विच, अब समझ लो क्या बोला हुआ है। an issue on which appellate authority, GSTAT, High Court has given its decision which is prejudicial to the interest of revenue in some other proceedings। समझ रहे हो आप यहाँ पे? मतलब जो डिसीजन दिया गया वो डिपार्टमेंट के अगेंस्ट दिया गया है ना, डिपार्टमेंट के अगेंस्ट दिया गया है, और सम अदर प्रोसीडिंग्स में, मतलब कौन सी प्रोसीडिंग्स थी अपने केस में? पप्पू वाली। मतलब पप्पू वाली प्रोसीडिंग्स में डिपार्टमेंट के अगेंस्ट डिसीजन दिया गया था और उसके अगेंस्ट एक अपील फाइल कर दी गई थी हायर अथॉरिटी को। अब देखना है यहाँ पे देखना, मैंने कहा कि अगर अपील डिसीजन था एपेलेट अथॉरिटी का तो अपील कहाँ फाइल होगी? जीएसटीएटी में। डिसीजन जीएसटीएटी का था तो अपील कहाँ फाइल होगी? हाई कोर्ट में। डिसीजन हाई कोर्ट का था तो अपील कहाँ फाइल होगी? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो एक इसके खिलाफ अपील फाइल कर दी थी। अब जो पीरियड स्पेंड बिटवीन, जो टाइम वेस्ट हुआ है कहां से कहां? एपेलेट अथॉरिटी और जीएसटीएटी के डिसीजन के बीच में, जीएसटीएटी और हाई कोर्ट के डिसीजन के बीच में, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बीच में जो टाइम गया है वो एक्सक्लूड कर देंगे हम पीरियड ऑफ लिमिटेशन निकालते वक्त, मतलब डिमांड ऑर्डर की टाइम लिमिट निकालते वक्त। चलो, आई होप पॉइंट इज क्लियर। सर फिर उस टाइम में रॉबर्ट तब भी 5% टैक्स पे करता रहेगा जब तक डिसीजन नहीं आएगा? हाँ जी, करता रहेगा, वो तो उसको सोचना है। अगर वो 5% टैक्स पे करता रहेगा और बाद में ये डिसाइड होता है कि नहीं 13% का टैक्स इवेजन हुआ है, तो आगे वाले टाइम में भी तो टैक्स इवेजन होगा और उस टैक्स इवेजन के लिए भी उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो तो असेसी को डिसाइड करना है कि भी हम उसी पे चले या फिर हम चेंज कर दें हमारी रेट। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट। रिकवरी ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स सेक्शन 73 फॉर नोटिसेज नॉट नेसेसरी। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर आपका सेल्फ असेस्ड टैक्स है, आपने टैक्स को डिक्लेयर कर चुके हो, सेल्फ असेस बता चुके हो और उसके बाद भी पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो ऐसे केस में आप पे कोई नोटिस नहीं आएगा, आप पे डायरेक्टली क्या कर दी जाएगी? सेक्शन 79 रिकवरी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम। ठीक है, और ऐसी चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकती, वो मैं आपको समझा चुका हूं, क्योंकि आप
अगर रिटर्न में टैक्स दिखा रहे हो तो बिना पे किए रिटर्न सबमिट नहीं हो पाएगी, ठीक है। और पेमेंट नहीं करोगे तो रिटर्न सबमिट नहीं होगी, और रिटर्न सबमिट हो गई मतलब आपने पूरा टैक्स पे कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन प्रैक्टिकली नहीं आ सकती पर लॉफुल आ सकती है, तो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एग्जाम में तो यही होगा ना, हो सकता है पूछ लिया जाए क्वेश्चन तो आपको बताना है। नेक्स्ट, पेनल्टी फॉर सेम एक्ट कैन नॉट बी इम्पोज्ड अंडर डिफरेंट सेक्शन साइमल्टेनियसली। ये चीज आप ध्यान रखना, एक ही गलती की सजा आपको दो सेक्शंस में नहीं दी जा सकती। तो अगर आपको कोई पेनल्टी सेक्शन 73(4) में लगा दी जा रही है तो आगे आप पढ़ोगे और एक पेनल्टी का सेक्शन पढ़ेंगे हम आगे जाके, सेक्शन 129 भी होगा, वहां पे आप पे दोबारा पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, ठीक है। वो तो बात एक ही है ना, चाहे पेनल्टी इधर लगा लो चाहे उधर लगा लो, तो इधर पेनल्टी लग गई तो कहीं और सेक्शन में पेनल्टी नहीं लगेगी। क्लियर? बोल दो यहां तक सबको क्लियर है क्या? इंटरेस्टिंग चैप्टर है वैसे ये काफी। जल्दी से थम्स अप आ जाने चाहिए आप लोगों के। क्लियर क्लियर, ठीक है जी। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, क्रॉस क्रॉस एम्पावरमेंट क्या होता है? वैसे आप ये वर्ड सुन चुके हो। क्रॉस एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है कि ये जो टैक्स रिकवर किया जाएगा ना, जो नोटिस वगैरह भेजेंगे, मैंने आपको बोला था दो तरह के ऑफिसर होते हैं, एक सीजीएसटी ऑफिसर होता है ना, एक एसजीएसटी ऑफिसर होता है। तो सीजीएसटी ऑफिसर को कौन से टैक्स से मतलब होता है? वैसे इसको सीजीएसटी से मतलब होता है, आईजीएसटी से मतलब होता है, इसको एसजीएसटी से मतलब होता है। पर जब किसी मिस्टर पप्पू की एडजुडिकेशन करनी होगी तो क्या दोनों लोग नोटिस भेजेंगे क्या? दोनों लोग नोटिस नहीं भेजेंगे, दोनों में से वो ऑफिसर नोटिस भेजेगा जिसके आप जुरिस्डिक्शन में आ रहे हो, और वो जुरिस्डिक्शन उन्होंने आपस में डिसाइड कर रखा है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। मान लेते हैं कि ये वाला ऑफिसर इसके जुरिस्डिक्शन में आता है, तो ये इसको नोटिस भेजेगा, और नोटिस भेजने के बाद ये दोनों टैक्स रिकवर करेगा इससे, सीजीएसटी भी करेगा एसजीएसटी भी करेगा। वो बात अलग है कि एसजीएसटी ऑफिसर को दे दी जाएगी बाद में, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्रॉस एम्पावरमेंट। देखो, क्रॉस एम्पावरमेंट बिटवीन सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ऑफिसर हैज बीन डन so as to ensure that if a proper officer of one act, say CGST act, मतलब एक CGST officer passes an order with respect to a transaction, he will also act as the proper officer of SGST, ठीक है, for the same transaction and issue the order with respect to CGST as well as SGST component of the same transaction, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़े हम। ठीक है, तो यहां तक तो बात हो चुकी है। अब आगे बात आ रही है नेक्स्ट सेक्शन 76, टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पेड टू गवर्नमेंट। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो एक बार। अगर आप टैक्स कलेक्ट कर लेते हो और गवर्नमेंट को पे नहीं करते हो तो ऐसे केस में शोकॉज नोटिस की कोई टाइम लिमिट नहीं होती। पढ़ चुके हो, ऊपर लिखा था हमने। लेकिन शोकॉज नोटिस आने के कितने टाइम में डिमांड ऑर्डर आ जाना चाहिए? विद इन 1 ईयर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पहले तो ये ध्यान रख लेना इस सेक्शन में, ठीक है। मतलब टैक्स आपने कलेक्ट कर लिया पर गवर्नमेंट को नहीं दिया। अब एक चीज और है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, देखना, ये आपका रजिस्टर्ड पर्सन है और ये इसका कस्टमर आया मान लो। रजिस्टर्ड पर्सन ने क्या किया, इसको बिल दिया और टैक्स ले लिया सपोज 18% की रेट से, ठीक है। बाद में रजिस्टर्ड पर्सन रिटर्न फाइल करवाने गया सीए के पास, और सीए ने कहा कि आप जो बिजनेस कर रहे हो उस पर केवल 12% की टैक्स रेट अप्लाई होती है, ठीक है। तो ये थोड़े सयाने थे, इन्होंने सीए को भी नहीं बोला कुछ, इन्होंने कहा मजे हो गए हमारे, 6% जेब में रह गए हमारे, ठीक है। तो इसने गवर्नमेंट को कितना पेमेंट किया? 12%। कस्टमर से कितना कलेक्ट किया? 18%। अब पहला तो ये बताओ, क्या गवर्नमेंट की टैक्स लाइबिलिटी इतनी बनती थी क्या? हमारी इतनी बनती थी? क्योंकि टैक्स रेट तो 12% ही है, मैंने चोरी कहाँ की है टैक्स की? नहीं की मैंने। गवर्नमेंट मुझसे जितना मांगती है उतना मैंने गवर्नमेंट को दे दिया, हाँ या ना?
अगर आप गवर्नमेंट की नजर से देखोगे तो गवर्नमेंट मुझसे जितना मांगती थी मैंने उसको दे दिया, उसमें मैंने कोई चोरी नहीं की। पर गवर्नमेंट बोल रही है हम इस अमाउंट को भी चोरी मानेंगे। मतलब अगर आपने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट किया है, भले ही वो अनलॉफुल है, भले ही वो उस अमाउंट से ज्यादा है जितना आपको कलेक्ट करना चाहिए था, फिर भी वो अमाउंट आप गवर्नमेंट को ही पे करोगे। तो 6% का यहाँ पे क्या मान लिया जाएगा, इसको मान लिया जाएगा टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पेड। समझ गए बात को? इज इट क्लियर? ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं चलो, अब गवर्नमेंट ने आपको नोटिस भेजा, नोटिस भेज के 6% रिकवर कर लिया, कर लिया रिकवर, गवर्नमेंट के पास जा चुका है 6% का पैसा। अब आता है ये जो कस्टमर है, ये इसको रिफंड मांग सकता है क्या? रिफंड का चैप्टर पढ़ चुके हो आप, मुझे बताओ फटाफट से, क्या ये यहाँ पे रिफंड मांग सकता है क्या? मांग सकता है, परफेक्टली ऑल राइट है। मान लो कस्टमर रिफंड मांगने नहीं आया, तो क्या ये 6% पैसा गवर्नमेंट के अकाउंट में रहना चाहिए या किसी सेपरेट अकाउंट में चला जाना चाहिए? पक्का पक्का कंफर्म है? आपका आंसर परफेक्टली राइट आएगा, आ गया, ये पैसा चला जाएगा कंज्यूमर वेलफेयर फंड में। अब आप लिंक कर पा रहे हो ना इस चीज को कि कंज्यूमर वेलफेयर फंड क्यों बनाया था? इसीलिए बनाया था। देखो ये 6% पैसा कोई गवर्नमेंट की रेवेन्यू नहीं है, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि ऐसा फंड बनाओ जिसमें कस्टमर्स का ही भला कर सके हम लोग। और आगे भी मैंने बोला था इसमें से 50% पैसा तो सीबीआईसी को देना पड़ेगा, जिससे वो अवेयरनेस प्रोग्राम चला सके। चलो आ जाते हैं, अब इसमें हम पढ़ लेते हैं सेक्शन को, क्या बोल रहा है। फर्स्ट प्रोविजन बोल रहा है एवरी पर्सन हु हैज कलेक्टेड एनी अमाउंट एज जीएसटी एंड हैज नॉट पेड द सेम टू द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू पे said amount with interest irrespective whether supplies in respect of which such amount was collected are taxable or not। बोल रहा है कि आपने जो टैक्स कलेक्ट किया है भले ही वो टैक्सेबल था नहीं था, हमें कोई मतलब नहीं है, अगर आपने कस्टमर से कलेक्ट किया है तो गवर्नमेंट की जेब में जाना चाहिए। चलो जी। In case of failure, proper officer can issue a show cause notice to him proposing recovery and imposition of penalty equivalent to the amount specified in the notice। ठीक है। The officer shall, after considering the representation, if any, made by the person on whom notice is served under section 76(2), determine the amount due from such person and thereupon such person shall pay amount so determined। मतलब बोल रहे हैं आपको नोटिस आएगा, मिस्टर पप्पू को नोटिस आएगा, मिस्टर पप्पू उसका रिप्लाई करेगा, रिप्रेजेंटेशन का मतलब रिप्लाई करेगा। ठीक है। The person shall in addition to GST and penalty payable also be liable to pay interest। वो बात आप अच्छे से जानते हो, टैक्स भी देना पड़ेगा, पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है। आगे अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग सेम पॉइंट है, देनी पड़ेगी उसको। प्रॉपर ऑफिसर शेल इशू एन ऑर्डर विद इन 1 ईयर, 1 साल में ऑर्डर इशू कर दिया जाएगा। कहां से 1 साल? नोटिस से, शोकॉज नोटिस से। और वो ऑर्डर कौन से फॉर्म में होगा? DRC 07। और इसी को रिकवरी नोटिस भी मान लिया जाएगा। चलो जी आगे। वेर इशुएंस ऑफ ऑर्डर इज स्टेड बाय एन ऑर्डर ऑफ GST हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट द पीरियड ऑफ सच स्टे शैल बी एक्सक्लूडेड। तो ये पॉइंट तो कॉमन है, आप जानते ही उसको। अगर कोई स्टे ऑर्डर आया हुआ है तो उसको 1 साल की टाइम लिमिट में एक्सक्लूड कर देना। चलो आगे। प्रॉपर ऑफिसर इन इज ऑर्डर शेल सेट आउट द रेलेवेंट फैक्ट्स एंड बेसिस। ये भी आपको पॉइंट पढ़ा हुआ है ऊपर 75 में कि वो कंप्लीट डिटेल होगी उसमें ऑर्डर में। अमाउंट ऑफ GST पेनल्टी पेड टू गवर्नमेंट शेल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द टैक्स पेएबल बाय if any by the person in relation to the supply referred to in subsection 1। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है अगर इसमें कोई आपसे जो अमाउंट कलेक्ट किया जा रहा है उसमें अगर कोई टैक्स एडजस्टेबल हो रहा है तो उसको टैक्स में एडजस्ट किया जाएगा और बाकी अमाउंट माना जाएगा एक्सेस अमाउंट और उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा कहां पे? कंज्यूमर वेलफेयर फंड में। ठीक है। चलो where any surplus is left after adjustment made under subsection 9, the amount of such surplus shall either be credited to consumer welfare fund or refunded to person who has borne the incidence of such amount। तो ये बात मैंने बता चुका हूं आपको ऑलरेडी। अगर वो रिफंड लेने आ जाएगा तो उसको दे देंगे, नहीं आएगा तो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ट्रांसफर कर देंगे। The person who has borne the incidence of amount may apply for refund for the same in accordance with the provisions of section 754, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बोलो क्लियर है 76 सेक्शन? ज्यादा कोई बात नहीं है, केवल वो केस ध्यान रख लो जो मैंने आपको लिख के दिया है, आपका काम हो जाएगा। एक बार फटाफट से थम्स अप भेज दो।
नेक्स्ट सेक्शन पे चलें फिर हम। चलो जी, देखो नेक्स्ट सेक्शन है टैक्स रॉन्गफुली कलेक्टेड एंड पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अल्टा पल्टी, अल्टा पल्टी हो जाता है कई बार। देखो रजिस्टर्ड पर्सन ने सप्लाई की, सप्लाई इंट्रा स्टेट है, पर इसने इसको गलत, रॉन्गली रॉन्गली इसको इंटर मानते हुए क्या जमा करा दिया, आईजीएसटी पे कर दिया। अब क्या होगा इसका कंसेक्वेंस, दो कंसेक्वेंस होंगे। आईजीएसटी का तो रिफंड मांगना पड़ेगा, और सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ठीक है, पर बढ़िया बात क्या है, इस पे आपको कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने पेमेंट तो कर ही रखा है ना। ठीक है, केवल गलत हेड में चला गया। अब मुझे बताओ, क्या इसका रिफंड वाले के अलावा भी कोई नया सिस्टम आ चुका है क्या? अभी आ चुका है ना? किसी को PMT-09 का अगर फॉर्म याद आ रहा हो तो, पक्का याद आ रहा है सबको? मतलब ये जो प्रोविजन यहाँ पे बता रखा है आपको सेक्शन 77 में, इस प्रोविजन का एक और सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है हमारे पास, वो है PMT-09। वो क्या बोलता है, आप एक हेड का अमाउंट दूसरे में ट्रांसफर कर लो, बात खत्म। तो फिर ना रिफंड की जरूरत पड़ेगी ना पेमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये कुल मिला के सेक्शन, इसका एक सब्स्टिट्यूट और अवेलेबल है, PMT-09। चलो एक केस है ये वाला, और उल्टा दूसरा केस भी हो सकता है कि आपने इंटर स्टेट वाली सप्लाई के केस में उसको इंट्रा मानते हुए टैक्स जमा करा दिया, तो वहां आईजीएसटी का रिफंड ले लेना। सॉरी, इंट्रा माना तो वहां सीजीएसटी आईजीएसटी का रिफंड ले लेना और आईजीएसटी पे कर देना। लास्ट सेक्शन आता है 78, वो बोल रहा है इनिशिएशन ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग्स, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में जाने की बात कर रहा है वो। अगर आपको डिमांड ऑर्डर इशू कर दिया गया था एदर 73 एदर 74, और आपने इसके 3 मंथ्स के अंदर पेमेंट नहीं किया, तो यहाँ पे आपके ऊपर रिकवरी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर दी जाएगी। ये कौन सी प्रोसीडिंग्स थी बताओ मुझे, आज जो अभी हमने पढ़ी थी, फटाफट से बताओ। अभी हमने जो पढ़ी थी शो कॉज नोटिस से लेके डिमांड ऑर्डर तक, ये कौन सी प्रोसीडिंग्स होती है? व्हाट आर दीज प्रोसीडिंग्स कॉल्ड? वेरी गुड, दीज आर एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स। ठीक है, ये एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स था। डिमांड ऑर्डर के 3 महीने के बाद आगे वाली प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो जाएगी, जो होती है रिकवरी प्रोसीडिंग्स, जो कि हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सिंपल सा मतलब है रिकवरी प्रोसीडिंग्स का, कि अब आपसे जबरदस्ती पैसा रिकवर किया जाएगा, पर लॉफुल तरीके से। ऐसा नहीं है जबरदस्ती आपको वायलेशन करके मारा पीटा जाएगा, टैक्स, फिर आपको किडनैप कर लिया जाएगा, फिर फोन किया जाएगा कि काली पहाड़ी के पीछे पैसे लेके आ जाओ, ऐसा नहीं होगा। लॉफुल तरीके से पर जबरदस्ती आपके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएंगे। ठीक है, आप किसी के पैसे मांगते हो उससे रिकवरी कर ली जाएगी। तो बहुत से तरीके हैं, वो मोड्स ऑफ रिकवरी हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो ये चैप्टर हो गया आपका खत्म। किसी को कोई डाउट है, मोस्ट वेलकम, फटाफट से बता दो। जिसको डाउट नहीं है वो थम्स अप करो, और जिसको डाउट है वो डाउट लिखो फटाफट। ठीक है जी, सबको क्लियर है? तो फिर क्लास एंड करते हैं हम। टाटा बाय बाय, टेक केयर।